हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका अगला चैप्टर, जो है हमारी पॉल साइंस की किताब से पावर शेयरिंग। जैसा कि आप पावर शेयर शब्द से ही इसका मतलब समझ गए होंगे, यानी कि ताकत को बांटना। अब ये जो पावर है, हम कौन सी पावर की बात कर रहे हैं? इस पावर के अंदर हम गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है उसकी बात करते हैं। उस पावर को दो या दो से ज़्यादा जो सोशल ग्रुप्स या कम्युनिटीज़ होती हैं उनके बीच में शेयर करने की बात कर रहे हैं। आप डेफिनेशन साइड में इसका जो पर्टिकुलर मीनिंग है वो देख सकते हैं, आप उसको पढ़िए। अब क्वेश्चन आता है कि पावर जो शेयर हमने करी है, इसकी ज़रूरत ही क्या थी? वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल? चलिए हम इसका भी उत्तर जान लेते हैं। जब एक ही कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज अलग अलग कम्युनिटी या सोशल ग्रुप के साथ शेयर की जाती हैं तो वहाँ पर शांति बनी रहती है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो दोनों कम्युनिटीज़ या दो से ज़्यादा कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटीज़ को कम करता है। और दूसरा, यदि लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, सरकार जो है वो पीसफुली अपना काम कर पाएगी। अब इसी चीज़ को हम डिटेल में हमारे पास दो एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। एक है बेल्जियम का और दूसरा है श्रीलंका का। यहाँ आप पहले डायग्राम में देखिए, जो 59% पॉपुलेशन बेल्जियम की वो डच स्पीकिंग है और फ्लैमिश नामक एक एरिया में रहती है। 40% पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग है जो कि वेलोनिया में रहती है और 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। अब इसकी जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स, वहाँ का यदि हम वहाँ का हम डायग्राम देखते हैं तो वहाँ पर 20% पॉपुलेशन डच भाषा बोलती है और 80% पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग है। यहाँ पर आप साइड में श्रीलंका का भी एथनिक कंपोजिशन देख सकते हैं, लेकिन इस कंपोजिशन को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेट अस फर्स्ट डिस्कस द बेल्जियम मॉडल। अब बेल्जियम है क्या, कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है, साइज़ क्या है, तभी तो हम इसके एथनिक कंपोजिशन को समझ पाएंगे। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कि भारत के स्टेट हरियाणा से भी छोटा है और जनसंख्या में हरियाणा से भी कम। इसके जो बॉर्डर्स हैं वो फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड से मिलते हैं। अब जब हम इसकी एथनिक कंपोजिशन देख रहे थे तब हमारे दिमाग में एक सवाल आया होगा कि जो डच भाषा के लोग हैं वो मेजॉरिटी में हैं। मेजॉरिटी मीन्स जो जनसंख्या में ज़्यादा होते हैं। और क्या कभी उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि हम जर्मन भाषी लोगों और फ्रेंच भाषी लोगों के ऊपर अपना अधिकार जमाएं, उनको ओवर पावर करें, अपनी फोर्स, अपनी ताकत उनको दिखाएं? बट इससे क्या हो जाता? यदि वो ऐसा सोचते या ऐसा करते तो क्या होता? तीनों कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते और जिसकी वजह से हो सकता है बेल्जियम का पार्टीशन हो जाता, और पार्टीशन इज़ वेरी पेनफुल। तो क्या किया जाए? इसके लिए वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने अपने बेल्जियम की रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को देखते हुए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने की सोची जिसके अंदर सारी कम्युनिटीज़ के लोग पीसफुली रह सके। ऐसा मॉडल कैसे हो सकता था? क्या किया उन्होंने? लेट अस सी।
सबसे पहले उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके अंदर जो फ्रेंच स्पीकिंग और जो डच स्पीकिंग मेजॉरिटी थी उनके मिनिस्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल पोजीशन मिले। कोई भी न्यू लॉ फॉर्म करने के लिए दोनों कम्युनिटीज़ के मिनिस्टर्स के पास इक्वल पावर होती थी उसको लागू करने के लिए, और यदि एक ने भी मना कर दिया तो दूसरा अकेला उसको लागू नहीं कर सकता था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स थी उनमें से कुछ स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। अब बचता है ब्रसेल्स में अलग से गवर्नमेंट बना दी जिसमें सभी पार्टीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अब ये तो हमने बात की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। इसके अलावा एक तीसरा लेवल भी था बेल्जियम में जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट उन्हीं लोगों से संबंधित होती थी जो एक भाषा बोलते थे। अब इसी डायग्राम को आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो दोनों अलग अलग डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने एक साथ मिलकर डिसीजन लिया और इसका रिजल्ट क्या हुआ? सारे लोग एक दूसरे की कम्युनिटीज़ की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देते हुए उस देश को एक करने में सक्षम हो गए। Here I discuss द मॉडल ऑफ बेल्जियम। ये हमने बेल्जियम मॉडल को डिस्कस किया है। नाउ सी द श्रीलंका। सी द श्रीलंकन एथनिक कंपोजिशन। यहाँ पर 74% जो लोग हैं वो सिंहाली भाषा बोलते हैं, 18% तमिल भाषा बोलते हैं और 7 जो सिंहाला और तमिल दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं। और इन तमिल्स में से भी 2 कैटेगरी के तमिल्स थे। पहले जो श्रीलंकन तमिल्स थे यानी कि जो बेसिकली श्रीलंका में ही पैदा हुए और वही की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और दूसरे थे इंडियन तमिल्स 5% पॉपुलेशन थी जो कि बागान, जब हम उपनिवेश थे तब बागानों की कृषि के लिए इंडियंस को श्रीलंका ले जाया गया था, तो ये 5% पॉपुलेशन वही तमिल्स थे। अब वहाँ पर क्या हुआ? 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था और श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियन मेजर को इस्टेब्लिश किया जिसमें सिंगलीज़ को तमिल से सुपीरियर समझा गया। 1956 में उन्होंने एक एक्ट पारित किया जिसमें सिंगली भाषा को ही अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चुन लिया और सिंगली स्पीकर्स जो लोग होते थे उन्हीं को यूनिवर्सिटी में अच्छी पोजीशंस, गवर्नमेंट जॉब्स पे रखा जाता था। तमिल्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर टर्म आती है मेजॉरिटेरियनिज्म। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा बिलीफ जिसमें जो मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी होती है वही नेशन को रूल करती है और वो जैसे चाहे उसको रूल कर सकती है। अब जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनकी पोजीशन क्या हो गई? उन्होंने अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को लॉन्च कर दिया और अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए स्ट्रगल शुरू कर दी। उन्होंने ऑटोनॉमी की डिमांड करी। उन्होंने कहा कि हमें एजुकेशन और जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। उन्होंने एक अलग से अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जिसका नाम था तमिल एलम। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि श्रीलंका के अंदर सिविल वार शुरू हो गया और जिसकी वजह से जो दोनों कम्युनिटीज़ थी वो एक दूसरे को डिस्ट्रस्ट करती थी, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करती थी। इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि वो सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक में पीछे चले गए। अब यहाँ पर हम बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के बीच में
सिमिलैरिटीज़ क्या थी कि दोनों डेमोक्रेसीज थी, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थे। और डिफरेंसेस क्या है कि दोनों को का जो पावर शेयर करने का अरेंजमेंट था वो अलग था। नाउ इज़ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ यूनिक अबाउट बेल्जियम, और what was the drawback in the system followed by Sri Lanka? आप इन क्वेश्चंस को समझिए और इनका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब उसके बाद एक और होता है कि जो पावर शेयर होती है वो किस तरीके से होती है। पावर शेयर करने के दो रीजन्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रूडेंशियल रीजन्स। स्टार्टिंग में हमने एक मोटी सी भाषा में इसको समझा था, लेकिन अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। प्रूडेंशियल रीजन्स कौन से होते हैं? जो गेंस और प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके लगाए जाते हैं। इसका जब हमने पावर को शेयर करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तब हम उसको प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं। इसके अंदर ये देखा गया कि झगड़ों की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। मोरल रीजन्स कौन से होते हैं? जो हमारी मोरालिटी, हमारी नैतिकता पर डिपेंड करते हैं। इसमें सबसे पहले ये कहा गया कि डेमोक्रेसी की आत्मा है कि पावर को शेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पीपल होते हैं वही सुप्रीम पावर होती है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।